जय हिंद दोस्तों। ईआईसी प्रयागराज के प्लेटफॉर्म पर मैं एके सर आप सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज है अंबेडकर जयंती, जिसे भारत निर्माता कहें, संविधान निर्माता व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की आज पूरा देश 132वीं जयंती मना रहा है। और आज इन्हीं की जयंती पे हम आज आपके बीच लेकर आए हैं। संपूर्ण जो घटनाक्रम है इनकी जीवनी पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और यह एग्जाम के ही लिए नहीं, भारत के एक निर्माता, महान व्यक्तित्व, जिन्होंने एक भारत की संरचना को ही बदल डाला, और उसी महान व्यक्तित्व की आज परिकल्पना के साथ मैं इस ऐसी प्रयागराज प्लेटफॉर्म पर बिहार से चलकर इस प्रयागराज की धरती पर आया हूं। और आज इस पर हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किस तरह से भारत की संरचना बदल दिया जाता है। एक छोटा सा परिवार से जन्मा एक छोटा सा बालक, जिसके समाज ने बहुत ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक से रूप से जकड़ कर रखा, वह भेदभाव के पैरों तले दबाने का प्रयास किया गया, किंतु वह प्रभावशाली व्यक्ति, जिन्होंने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सबकी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक बड़ी मंजिल वहां पड़े अपनी सीमा तक पहुंचने का कार्य किया, वह थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। और चर्चा भी होंगी आज इनकी जीवनी से कि वह कौन ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिनके नाम पर ही इन्होंने अपना नाम रखा, और वो गुरु भी रहे। और खास बात ये भी रहे, जानने का प्रयास करेंगे, वह गुरु छोट कास्ट के नहीं बल्कि एक ब्राह्मण जाति समुदाय से थे, और उन्होंने अपना नाम पर ही इस अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी का नाम दिया। साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, किस तरह से इनके पिताजी के द्वारा इनके शिक्षा में अहम योगदान निभाने का कार्य किया जाता है। और शायद तो आप सभी जानते भी होंगे कि इनकी अगर जन्मस्थली देखा जाए तो आप सब जानते हो कि महू में इनका जन्म होता है, लेकिन इनका अगर मूल स्थान, अगर गांव देखा जाए तो महू न होके सतारा, जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, यहाँ पे जन्म हुआ था, इनके घर था। लेकिन पिता वह इनके पूर्वजों संबंध था जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही बनी हुई थी। और साथ ही साथ इसके पिताजी, वह इनके पूर्वज ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ने होने के कारण इनके पिताजी भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक सूबेदार के पद पर अपने पद स्थापित हुए थे। इस तरह आगे भी हम बढ़ने के प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर के पास कितनी किताबें थी, और साथ ही साथ इनकी दिनचर्या में भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि इनकी खान पान, वह इनकी जीवन शैली, वह पढ़ाई का स्ट्रेटजी किस तरह से था, और कहाँ और किस तरह से पढ़ाई करते थे, इनकी भी फोकस करने का प्रयास करेंगे। और भारतीय इतिहास की पन्नों में डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका रहती है, ये भी देखने के प्रयास करेंगे। और जिस तरह से मैं पहले यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिन्हें हम भारत निर्माता कहें तो वह संविधान निर्माता कहें तो इनकी भूमिका क्या रहती है, यहाँ भी प्रकाश डालेंगे। भारतीय संविधान में इनकी भूमिका क्या रहती है, और जब ये संविधान निर्माण कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखा जाता है कि इनकी सदस्यता तक नहीं मिलती है, और यहाँ पे हराने के प्रयास किया जाता है जो बड़े बड़े नेता थे। इनकी भी प्रकाश डालने के प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके नामों पर और उनकी जन्म स्थली पर। सर यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल आज ही के दिन 1891 में महू बोले तो मध्य प्रदेश में हुआ था। और आज से यहाँ क्यों रहा सर कि इनका अगर वास्तविक गांव देखा जाए
वास्तविक गांव तो सतारा महाराष्ट्र में था, किंतु पिता ब्रिटिश सरकार में सेना में थे। तो उनकी परिवार जो देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अगर देखा जाए महू कैंट में इनके पिताजी सूबेदार पद पे थे। इनका देखते हैं तो मध्य प्रदेश में ही जन्म होता है। और देखा जाता है कि इनके अगर मृत्यु देखा जाए तो 6 दिसंबर 1956 में, जो कि देखा जाए तो दिल्ली में हो जाती है। सर कहाँ? तो दिल्ली में हुई थी, इनके आवास पर होती है। इसके बाद हम देखने का प्रयास करेंगे कि इनके पिताजी जो भारतीय सेना के सूबेदार के पद पर थे। और हम आगे देखते हैं कि मात्र इनके जन्म के ही बाद, यानी कि 1894 के बाद, 94 में ही पिताजी रिटायरमेंट हो जाते हैं। एक तरफ अभी अंबेडकर का जन्म देखते हैं कि मात्र अभी 3 ही साल था, तब तक पिताजी की रिटायरमेंट ही हो जाती है। और साथ ही साथ माता का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और उस कंडीशन में घर का, परिवार का अगर खर्चा चलाना पेंशन पर निर्भर करता था। उसी दौरान इनके पिता के द्वारा, जिन्हें हम पिता का अगर नाम देखते हैं तो कहते हैं कि राम जी मलौजी सतपाल नाम था। और यहाँ देखते हैं कि पिता के द्वारा यहाँ पे इनके पेंशन से ही अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिए इन्होंने बुक प्रारंभ कर दिया था, बेसिक चीज। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी के शिक्षा में कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इस तरफ से देखते हैं कि इनकी नाम जो था किन किन व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर इनकी नाम में, तो सर देखते हैं कि भीमराव रामजी अंबेडकर किस तरह से पढ़ता है। अगर भीमराव की बात किया जाए तो माता के नाम से लिया जाता है, जिसे हम देखते हैं कि भीमा राव नाम था। माता के नाम से हम देखते हैं कि भीमा राव लिया जाता है, जबकि रामजी सतपाल पिता के नाम से लिया जाता है। और अंबेडकर, खास बात यह रहा कि अगर अंबेडकर की अगर देखा जाए, अंबेडकर एक गुरु इनके हुआ करते थे। और इनकी सूझ और बुझ के कारण, यानी कि चालाकी और तेज तर्रार के कारण, इनके गुरु जिनका नाम रहता है कृष्ण केशव अंबेडकर, जो ब्राह्मण समुदाय के थे। और इनकी तेज और भविष्यता को देखते हुए गुरु ने अपना नाम ही इनके नाम को रख दिया जाता है, बदल देते हैं और इनके नाम रख देते हैं अंबेडकर, यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर। देखते हैं कि गुरु द्वारा नाम रखा जाता है। किंतु यहां देखते हैं कि पिता के द्वारा बेसिक शिक्षा पर अगर दिशा प्रदान करने का कार्य किया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बुकें इनके हाथों में पकड़ा दी जाती है। जबकि एक तरफ उसी वक्त दौरान हम देखते हैं कि महान इंग्लिश के शेक्सपियर, जिसे हम जानते हैं, इनकी एक बुक आती है ड्रामा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शेक्सपियर जी का ड्रामा जो बुक थी, इनको उनके पिताजी सही दिशा में देने हेतु किताब का ये गलियारा लगा देते हैं कि शिक्षा किस तरह से बढ़ा जाए। और इतना ही नहीं, फिर हम आगे देखते हैं तो जब ये बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब वो पहुंचते हैं, आगे देखते हैं कि बेसिक शिक्षा जब प्राप्त करने के लिए, इसके पहले वाली जो घटना थी देखेंगे, जब अपने ही क्षेत्र में, अपने ही कैंट में ये पढ़ने को जाते हैं, तो उनके उस विद्यालय के
छात्र वह शिक्षक के द्वारा भेदभाव तरीके से ये रवैया अपनाया जाता है। और देखा भी जाता है, क्या देखा जाता है यहाँ पे कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ वहां के जो स्टूडेंट थे सर, स्टूडेंट और साथ ही साथ जो टीचर रहते हैं भेदभाव करते हैं। और भेदभाव के साथ साथ हम ये देखते हैं कि वहां के एक नियम बना जाता है कि पानी, और कहता है कि अगर चपरासी अगर वहां का रहता है तो पानी देखते हैं कि उनके धार कर देता है, यानी कि गिराता है और नीचे से अपने हाथ से वो इस तरह से पीते हैं। गर्मी का सीजन रहता है और यहाँ देखा जाता है कि अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। उसके बावजूद इस कंडीशन से देखते देखते डॉक्टर अंबेडकर अपने पिता से कहते हैं कि जो इस प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में जाना चाह रहा था, पढ़ना चाहता था, तो वहां पे देख रहे हैं कि भेदभाव होता है। एक कंडीशन, एक चीज और आती है, यहाँ पे देखेंगे कि जब शिक्षक के द्वारा, जब टीचर के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि 5 और 7 और 5 कितना होता है, तो यहाँ पे इनके द्वारा हाथ उठाया जाता है कि सर 12 होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि शिक्षक बार बार उठाता है दूसरे बच्चों को, और जवाब किसी के द्वारा नहीं आता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर बार बार हाथ उठाते हैं, लेकिन उस शिक्षक नजरअंदाज कर देता है। किंतु डॉक्टर अंबेडकर खड़ा होते हैं और बताते हैं कि सर मुझे तो पता है, मुझे से क्यों नहीं पूछा जा रहा है। तो वहां पे स्टेटमेंट देते हैं शिक्षक, पता नहीं किस विचारधारा के जन्म में वो शिक्षक कहता है कि आप नीच जाति के हैं और आप सौभाग्य मनाइए कि आपको यहाँ बस बैठने को मिल रहा है, और वो भी बैठने के लिए अगर देखा जाए तो एक बोरा से दे दिया जाता है, और उस विद्यालय के बाहर जो गेट के सामने देखा जाता है, गेट के बाहर से उनको शिक्षा दिया जाता है। और वह शिक्षा देने का अगर अधिकार वो मिला तो ओनली उनके पिताजी के कारण मिला, जो उनके पिताजी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सूबेदार के पद पर थे। और इस तरह से इन तमाम कंडीशन को देखते हुए आते हैं और अपने पिताजी से स्कूल जाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम अपने शिक्षा को अपने घर में ही बनाकर रहेंगे और यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। लेकिन उनके पिताजी द्वारा कहा जाता है, यही तो सोसाइटी में, यही समाज को तो तुम्हें बदलने का कार्य किया जाता है। यही सोसाइटी में, इस सोसाइटी का जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, यही तो तुम्हें बदलना है। और उसके बाद देखते हैं कि वैसे पढ़ते पढ़ते पहुंचते हैं 1897 में मुंबई। यानी कि हम देखते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो मुंबई चले जाते हैं, जहां की एल्फिस्टन हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी बॉम्बे से उन्होंने हाई स्कूल पर पढ़ाई किया। इतना ही नहीं, पढ़ाई करने के साथ साथ ये पहले अपने, और यह देखा जाए तो महार जाति के वह पहले लड़के थे जिन्होंने हाई स्कूल बोले तो 10th क्लास पास हुआ था। और पास ही नहीं हुआ, यहाँ पे देखते हैं कि स्कूल में भी, उस स्कूल के भी ये टॉपर बने थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी मात्र 9 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दिया जाता है। जो कि देखते हैं कि रमाबाई से शादी होता है 1906 में। एक तरफ 3 साल की उम्र में माँ का साया उठ जाना बच्चे के ऊपर से, तो वहीं 9 साल की उम्र में शादी होता है। और फिर भी देखते हैं रमाबाई के साथ 1906 में शादी होता है, और 1935 में देखते हैं कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है। किंतु डॉक्टर अंबेडकर घबराते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, और अंततः देखते हैं कि एक ब्राह्मण जाति के लड़की जिनका नाम रहता है सविता, और सविता जो शारदा थी अब सविता बन जाती है, और सविता जो थी ब्राह्मण जाति की थी, और यहाँ पे देखते हैं ये डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, और 1938 में इनके साथ ये शादी करते हैं। यानी कि
3 साल की उम्र में पिता की भी शादी होती है। 3 साल जब उनकी माता का देहांत होता है तो दूसरे पिताजी शादी करते हैं ताकि उनके बच्चों में देखा जाए तो पालन पोषण कर सके। और यह 14 भाई बहनों में से मात्र 3 भाई बहन बचे थे ये, जो कि डॉक्टर अंबेडकर उसमें से थे। डॉक्टर अंबेडकर की 2 शादियां होती हैं, एक तो रामाबाई के साथ होती है तो जो कि 1935 में देहांत हो जाता, तो दूसरी वहीं एक ब्राह्मण समुदाय की लड़की जिनका नाम रहता है शारदा, जो सविता के रूप में बदल जाता है, जिनका नाम होता है सविता अंबेडकर। और 1948 में उनके साथ ये क्या करते हैं, विवाह करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा जैसे ही बम्बे से पास होते हैं तो पहुंचते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि बम्बे से ही यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे वहां से बीए की प्राप्त करते हैं, यानी कि बीए पढ़ते हैं, यानी कि बीए की पढ़ाई पूरी करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद हम देखते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय, जिसे हम न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं, यानी कि सर यूएसए, और यूएसए में हम देखते हैं कि कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए करते हैं और साथ ही साथ पीएचडी करते हैं। इतना ही नहीं, लंदन ऑफ स्कूल से इकोनॉमिक्स करते, लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से एमएससी करने के साथ साथ डीएससी करते हैं। और डीएससी कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि डीएससी क्या होता है। तो उस समय को कहा जाता था कि डॉक्टर ऑफ साइंस से भी पढ़ाई की। देखिएगा, एक तरफ आर्ट्स क्षेत्र से पढ़ाई करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर डिग्री भी हासिल किया, पीएचडी भी किया, और साथ ही साथ एमएससी भी करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और डॉक्टर ऑफ साइंस से डीएससी के नाम से जानते हैं, ये भी पढ़ाई करते हैं। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि एमएलसी, किसी ने तो जानता भी नहीं होगा कि एमएलसी क्या होता है, ये पढ़ाई होता है, ये भी पढ़ाई करते हैं। राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्रियां लेते हैं, और अर्थशास्त्र मास्टर डिग्रियां पीएचडी करते हैं, समाज शास्त्र में अन्य देखा जाए अन्य रूप से तो इनके पास 32 डिग्रियां थी। और उस टाइम शायद कहा जाता था कि उस समय सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो वह डॉक्टर अंबेडकर ही थे, जिनके पास 32 डिग्रियां हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके लाइफ में किस तरह से बदलाव आता है, क्योंकि पिता जैसे ही इनकी उम्र 3 साल होती है तो पिता का रिटायरमेंट हो जाना, और एक तरफ घर का खर्चा चलाना और अम्बेडकर की पढ़ाई का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक महापुरुष से मिलन होती है जिनका नाम रहता है दादा किर्लोस्कर। एक घटना घटती है इनकी जिंदगी में। हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक पार्क में डेली के डेली पार्क में पढ़ने जाते थे, और उस पार्क में पढ़ने देखते हुए एक महापुरुष जिनका नाम रहते हैं दादा किर्लोस्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, और साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं कि इनके द्वारा बुद्ध से रिलेटेड, यानी कि बुद्ध पर एक किताबी भी डाला था, जिसे हम कहते हैं कि बुद्ध की जीवन पर एक किताब रखा था, लिखा था, संपादित किया था, प्रकाशित किया था। और ये डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं, नोटिस करते हैं कि इस बाग में, इस पार्क में यह लड़का डेली आता है पढ़ने, और इस बाग में देखते हैं कि ज्यादातर हल्ला भी होता है लेकिन इन्हें डिस्टर्ब नहीं होता क्या। फिर दादा किर्लोस्कर उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुम इस जगह क्यों आते हैं, क्यों नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि लाइब्रेरी हम इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते कि हम महार जाति के, नीच जाति के हैं, और वहां एंट्री नहीं होती। यहाँ तक कि अगर किसी स्थान पर अगर उनको यात्रा करना होता था, एक बार किसी रिक्शा वाले को ये जाते हैं रिक्शा वाले, और उसको पता चलता है कि ये महार जाति का है, तो उस रिक्शा वाले ने उनके साथ किस तरह से भेदभाव करता है, देखकर हमको लगता है कि किस तरह से उस मानव समाज जो दरिद्रता के रूप ले चुका था, उस व्यक्ति ने क्या किया, रिक्शा वाले ने क्या करता है
कि डॉक्टर अंबेडकर को उतार देता है और बोलता है कि तुम रिक्शा चलाओ और मैं पैदल चलूंगा, क्योंकि तुम अगर तुम्हारे शरीर से टच हो जाएगा तो हम अछूत हो जाएंगे। इन घटनाओं को देखते हुए डॉक्टर अपने दिमागों में सीधे वही पालते हैं कि शिक्षा, और शिक्षा से ये सब क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। पढ़ने की ललक रखने वाला वह बालक जो महार जाति से आता है और उनकी मुलाकात होती है दादा कलुस्कर से, और उस टाइम सामाजिक रूप से दादा कलुस्कर की एक पहुंच थी और पहुंच बनी भी हुई थी, तो इनकी मुलाकात कराते हैं बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव सेकंड के साथ। यानी कि जो बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव रहते हैं, जो थर्ड है, उनसे मुलाकात कराते हैं और मुलाकात कराने के बाद इनसे कहते हैं कि पढ़ाई के लिए इन्हें 4 साल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करवाते हैं, जो कि न्यूयॉर्क यूएसए में जाना रहता है। लेकिन सुनकर मेरे दोस्त हैरान होंगे, वह छात्रवृत्ति पर मंथ कितना रुपया मिलता था। पर मंथ देखा जाए तो मात्र 25 रुपया मिलता था। तो यहाँ देखते हैं कि उस राजा के द्वारा और मिलता है इन्हें पर मंथ मिलता है मात्र 25 रुपया, हर मंथ मिलता है इनको शिक्षा के लिए। लेकिन यह 4 साल के लिए ही था। बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जॉन गुठेर लिखते हैं अपने एक किताब में, जब इनसे डॉक्टर अंबेडकर से मिलते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पास जो बुकों की संख्या थी सर 8,000 थी। और बताते हैं कि उनकी लाइब्रेरी में जब प्रवेश करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के, तो देखते हैं कि बुकों की संख्या थी वह 8,000 थी। एक उनके अनुयायी जो थे, और यहाँ पे देखते हैं कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु की समय देखा जाए तो बुकों की संख्या जो थी 8,000 से बढ़कर 35,000 हो चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि इस महान व्यक्तित्व के अंदर कितना एनर्जी बना हुआ था, और इनके एनर्जी पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, किस तरह से दिनचर्या था, और खान पान में का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा मूली, वह साथ ही साथ वहां पे देखते हैं साग बहुत पसंद करते थे और बनाने में भी बहुत पसंद करते थे। बजरा की जो रोटी थी और साथ ही साथ मछली का भी सेवन करते थे, और इस तरह से देखते हैं दही का भी सेवन करते हैं। तो खान पान पे ही फोकस करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के एक सन्यासी बोले तो सॉरी अनुयायी बोले तो हम देखते हैं कि नामदेव नीम जी कहते हैं कि एक बार लाइब्रेरी में स्टडी रूम में हम चुपके से क्या करते हैं, पहुंचते हैं, और चुपके से पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि उनके पैर को हम छूकर जैसे ही आगे निकलते हैं, तो ये पढ़ने में इतना मग्न थे, कहते हैं कि टॉमी मुझे परेशान ना करो। उनको आभास होता है कि इनका जो टॉमी था, क्योंकि ये बहुत ही पसंद करते थे कुत्ता पालना। कुत्ता पालना इनको बहुत पसंद था, और साथ ही साथ एक चीज और था इनके अंदर कि बागवानी बागवानी भी बहुत जबरदस्त करते थे, और इनको ये बहुत पसंद था। नाम नामदेव कहते हैं कि ये इतने पढ़ने में मग्न थे, तो उनको लगता है कि यह टॉमी है, और जैसे ही पीछे मुड़ कर देखते हैं तो अचंभ हो जाते हैं कि यार ये तो मेरा अनुयायी है। तो इस तरह से पढ़ने में इतने मग्न रहते हैं कि अपने ही पढ़ाई के दौरान इनको पता नहीं चलता है कि मेरे अनुयायी है कि मेरा कुत्ता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जो जीवन शैली में हम देखते हैं कि किस तरह से प्रकाश डाला जाता है। तो देखते हैं कि 1906 में 1906 में इनकी शादी होती है। 1906 में तो शादी हो जाती है, जबकि हम फिर देखते हैं कि 1913 में पिता का देहांत हो जाता है। 1913 में क्या देखते हैं, तो सर 1913 में हम देखते हैं कि पिता का देहांत हो जाता है।
पिता का देहांत, एक तरफ माँ का साया उठ जाना तो दूसरी तरफ पिता का देहांत 1913 में हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पिता के देहांत के बाद डॉक्टर अंबेडकर जो हैं कि एक मित्र हुआ करते थे, नवल, एक मित्र होते हैं जिनका नाम रहता है नवल। और जो नवल थे, इनके लाइफ में दोस्त की कैसी भूमिका होनी चाहिए, दोस्त की भूमिका कैसी होनी चाहिए, बहुत ही खूबी से भूमिका किस तरह से होनी चाहिए वो निभाने का प्रयास करते हैं, निभाया, जिनका नाम था नवल। सर देख रहे हैं कि एक तरफ हमने देखा कि दादा केलुस्कर इनके जिंदगी लाइफ में आते हैं, जिंदगी में आते हैं, तो दूसरे एक मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में आते हैं जिनका नाम है नवल। और नवल ने इनके जिंदगी में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि 1917 में हम बारीकियों से देखने के प्रयास करेंगे डेट वाइज कि 1913 में पिता की मृत्यु और साथ ही साथ 1917 की घटना क्या घटती है, यहां देखने के प्रयास करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं कि जब जून 1917 में न्यूयॉर्क से वापस होते हैं, न्यूयॉर्क से वापस होते हैं, तो उस टाइम इनकी देखते हैं कि जून में, और जून में हम न्यूयॉर्क से देखते हैं, न्यूयॉर्क से इनकी आगमन हो जाता है। आगमन बोले तो ये भारत आ चुके रहते हैं, और आने के बाद इनकी जो छात्रवृत्ति थी समाप्त हो जाती है, समाप्त हो गई थी। लेकिन यहाँ पे प्रोमिस दिए रहते हैं उस गायकवाड़ के यहाँ कि शिक्षा के दौरान बदले में हम आपकी अगर सेवा प्रदान करेंगे सर, हम सेवा प्रदान करेंगे तो आपके ही राज्य में, आपके स्टेट में करेंगे। और यहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा गायकवाड़ के यहाँ, जो महाराजा गायकवाड़ थे, इनके यहाँ देखते हैं कि सेना का प्रमुख वह सचिव बना दिया जाता है, सचिव बना दिया जाता है, प्रमुख नहीं सचिव बना दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि ग्रहण शिक्षा तो कर ही लिए थे, और आने के बाद हम देखते हैं, आने के बाद देखते हैं कि वहां गायकवाड़ के यहाँ शिक्षा प्रदान करने के बाद गायकवाड़ यहाँ नौकरी करने लगते हैं, और नौकरी इनके बड़े भाई वह साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर भी करते हैं। लेकिन जो छुआछूत की जो बीमारी लग चुकी थी सोसाइटी में, समाज में, वो कहां समाप्त होता। एक तरफ जब ऑफिस में जाते हैं, जब ऑफिस में जाते हैं तो इनके यहाँ जो चपरासी रहता है, चपरासी जो रहता है वो भी ब्राह्मण समाज का था, ब्राह्मण समाज के रहता है। और उनकी अगर फाइल भी देनी रहती है तो दूर से ही इनके मुख के सामने फेंक दिया जाता है, मुख पर मान लीजिए फेंक दिया जाता है, ताकि हम इनके साथ जो है सर हम छुआ ना सके, छू ना सके। यानी कि इनके साथ इतना भेदभाव हो रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ये सारा तमाशा देख रहे थे, और अंततः देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बम्बे के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। और ये जो इनके यहाँ काम था, इनके यहाँ जो कार्य कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, यहाँ पे देखते हैं कि छोड़ दिया जाता है।
और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो रहते हैं सर, डॉक्टर अंबेडकर मुंबई में अब क्या बन जाते हैं, उस टाइम मुंबई को बम्बई ही कहा जाता था, और यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर के पद पर फिर आ जाते हैं, प्रोफेसर बने रहते हैं। और जब उस कॉलेज में भी जाते हैं तो रवैया भी गजब का रहता, भेदभाव वहां भी किया जा रहा था। यहाँ पे दो चीजें बन कर आती हैं, एक तरफ सर स्टूडेंट, तो दूसरी तरफ यहाँ पे जो वहां के टीचर थे। स्टूडेंट को पता चलता है तो वह शिकायत दर्ज करते हैं कि हम लोग जो हैं इनसे छोट कास्ट के जाति के होने के नाते इनसे हम लोग क्या करेंगे सर, तो एजुकेशन नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं लेंगे। और टीचरों के साथ ही ये यहाँ भेदभाव किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ने का कार्य करता है। प्रिंसिपल महोदय बोलते हैं कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया छात्र बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में तेज है, और आप सबकी जो सिलेबस है, पढ़ाई का रवैया है, पूरा लाइफ ही चेंज कर देगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि तैसे कहते हैं डॉक्टर वहाँ के प्रिंसिपल कि मात्र 2 से 3 दिन देख लीजिए कि कैसा पढ़ाता है लड़का। और जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर छात्रों को शिक्षा देना प्रारंभ कर देते हैं, अब यहाँ इनके शिक्षक के स्टूडेंट भी मात्र 2 से 3 दिन में फैन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ की जो शिक्षा देने के जो कार्य कर रही थी, यहाँ की जो सिस्टम थी, खुद एजुकेशन देने वाले टीचर थे, ये भी तो ब्राह्मण जाति के थे। जिस जग से, जिस मग से अगर पानी पी लेते थे, उस जग और मग को छुआ नहीं करते थे यहाँ के टीचर। स्टाफ रूम में इनको इनके साथ नहीं बैठा जाता था। इनके साथ देखते हैं कि इस तरह से बातें होती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 1917 की एक घटना जो आती है। 1917 में जब ये वापस लौट रहे थे यूएसए से, तो कहा जाता है कि जिस शिप से आ रहे हैं उस शिप में डॉक्टर अंबेडकर हैं, और इनमें जो है शिप जो है डूब जाती है। लेकिन पता चलता है कि उस शिप में डॉक्टर अंबेडकर ना होकर डॉक्टर अंबेडकर की किताबें थी, और डॉक्टर अंबेडकर की किताबें जो थी पूरी की पूरी उसी समय उस जहाज से डूब जाती है। और यहाँ पे देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 के बीच में हो रहा था। एक तरफ शत्रु देश जर्मनी था, तो एक तरफ हम देख रहे थे यूएसए था। और यूएसए जो था, अमेरिका था, जर्मनी जहाज दिया करता था, तो जर्मनी जो थी यूएसए को जहाज दिया करती थी। और उस जहाज में डॉक्टर अंबेडकर न होकर उनकी किताबें थी, और जितनी उनकी किताबें थी उस जहाज में डूब जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर शिक्षा है तो किताबें कई लिखी जा सकती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1918 में। और 1918 में हम देखते हैं कि 1918 की घटना एक तरफ हम देखते हैं। 1918 और 1918 में एक तरफ हम देख रहे थे कि गांधी के ही नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन किया जा रहा था। खेड़ा आंदोलन ही किया जा रहा था, जबकि देखते हैं कि 1918 में जो डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर जी जो मुंबई विश्वविद्यालय थी, मुंबई कॉलेज था, और उस कॉलेज के पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो प्रोफेसर नियुक्त हो चुके थे। बन चुके थे।
1918 में। और एक तरफ देख रहे थे कि गांधी के ही नेतृत्व में, सर गांधी के ही नेतृत्व में, यहां देख रहे थे कि गुजरात में, कहा तो सर गुजरात में खेड़ा आंदोलन का बोलबाला था, आंदोलन का। और डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं कि इस तरह से उस प्रोफेसर की नियुक्त होते हैं और अहम भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में देने के प्रदान करते हैं। लेकिन उसी दौरान एक महान व्यक्तित्व और इनसे मिलती होती है कुछ साल के बाद, उसी दौरान नहीं, यानी कि 18 के बाद 1920 में। और हम देखते हैं कि सन वाइज हम चलते चलते हम पहुंचने के भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की जीवन शैली रहा। और उन्होंने भारतीय, अभी बाकी है मेरे दोस्त, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, किंतु आप जो नहीं जानते होंगे इस क्लास में जानने के प्रयास करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर की जो पहलू थी, ये एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंस है ही, साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एक गरीबों के कहे जाने वाला भारत निर्माता किस तरह से बनता है, संविधान निर्माता किस तरह से बनता है। और साथ ही साथ यहाँ देखते हैं कि भारत के संविधान में किस तरह से अहम भूमिका निभाने का एक कार्य करता है छोटा सा बालक, इसकी भी बातें करेंगे। तो हम देखते हैं कि 1920 में कोल्हापुर के साहू जो इनके समर्थन में आते हैं, कोल्हापुर के एक साहू इनके समर्थन में आते हैं और इस तरह से देखते हैं कोल्हापुर के एक साहू होते हैं और डॉक्टर अंबेडकर से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए इन्हें समर्थन प्राप्त करते हैं। और समर्थन प्राप्त करते ही इन्हें देखते हैं कि कुछ हेल्प भी करते हैं। और 1920 में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्य पत्रिका, क्या बोलते हैं, नायक, एक साप्ताहिक पत्रिका, क्या सर, तो साप्ताहिक पत्रिका निकालने का ये कार्य करते हैं। लेकिन सर साप्ताहिक पत्रिका निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सर पैसों की आवश्यकता होगी। और वह पैसा देने का, वह उपलब्ध कराने का जो कार्य किया, वह कोल्हापुर के जो साहू थे और साहू प्रदान किए। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य नायक जो पत्रिका दी, साप्ताहिक पत्रिका थी, कब लॉन्च होती है, तो 1920 में देखते हैं कि लॉन्च होती है। इसके बाद और उसका खर्चा देखने का कार्य करते हैं, तो हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को उपलब्ध कराने का कार्य किया तो साहू जी ने किया, यानी कि कोल्हापुर के राजा ने किया था। आगे हम बढ़ते हैं तो इनकी थोड़ी जीवन शैली के साथ साथ यहाँ पे खान पान की भी थोड़ा फोकस डालने का प्रयास करेंगे सर, कि डॉक्टर अंबेडकर की जो खान पान थी, खान पान, इस पर सर थोड़ा फोकस डालने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हम खान पान की बातें कहें तो इनकी जीवन शैली की भी बात थोड़ा हम करेंगे साथ साथ। जीवन शैली का अगर रूटीन देखा जाए तो किस तरह से था, यहां भी हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर का जो खान पान था बहुत, और साधारण बोले तो अगर देखें इनकी दिनचर्या जीवन शैली की दिनचर्या किस तरह से था, देखेंगे सर। खान पान बहुत ही साधारण था, और साधारण में हम देखते हैं
साधारण था। खान पान क्या था सर? तो साधारण हुआ करता था। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस बनता है, जो हमको यहाँ से सीख मिलती है, क्या देखने का प्रयास करेंगे कि ये इनकी दिनचर्या जैसी सुनेंगे आप, आपके दिमाग होश उड़ जाएंगे कि इनकी दिनचर्या थी कि 3 सर रात भर ये पढ़ाई करते थे। रात में ये क्या करते थे? पूरी रात पढ़ाई करते थे। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर जो था पूरी रात पढ़ाई ही पढ़ाई, जिसे हम कहते हैं, ये स्टडी करते थे। और साथ ही साथ ये जब सुबह होता था तो दो घंटे के लिए मात्र 2 घंटे के लिए मेरे दोस्त, हम आज यहाँ नींद के आगोश में सोते हैं तो 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा हो जाता है मैक्सिमम। अगर देखा जाए, कम से कम देखा जाए मिनिमम, तो आदमी 5 घंटा तक नींद लेता है। लेकिन इनकी दिनचर्या बन चुकी थी कि पूरी रात पढ़ाई करते थे और सुबह में देखते थे कि मात्र 2 घंटे ही क्या करते थे, तो स्लीपिंग करते थे, स्लीपिंग किया करते थे। और उसके बाद इनकी दिनचर्या जब आगे बढ़ती थी कि जब ये उठते थे तो क्या करते थे सर? तो सोकर उठने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले व्यायाम करते थे, एक्सरसाइज करते थे, जिसे हम व्यायाम करते थे। और उसके बाद ये क्या करते थे सर? स्नान करते थे। इनकी दिनचर्या पर फोकस करने का प्रयास करेंगे और इनकी जीवनी से हम कुछ लेने के प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक महान व्यक्तित्व बनते हैं। व्यायाम करना, उसके बाद हम देखते हैं व्यायाम करना और उसके बाद ये स्नान करते थे। और स्नान के बाद यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ये नाश्ता करते थे। और नाश्ता के साथ यहाँ पे चीजें देखेंगे कि क्या क्या थी इनकी मशहूर चीजें, खान पान का यहाँ भी देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि बाजरा की छोटी सी टुकड़ी, छोटी सी रोटी खान में लाते थे, छोटी सी टुकड़ी खाना मिलाते थे। और इसके साथ ही साथ आप लोग नोट्स इसको बनाते रहेंगे मेरे दोस्त। इनकी, क्योंकि ये किताबें लगभग 5-6 किताबों पढ़ने के बाद ये संग्रह तैयार किए हैं। कहीं बीबीसी से हुआ, तो कहीं कुछ से हुआ, कहीं किताबों से हुआ। बहुत प्रयास के बाद यह जो जानकारियां थी निकाल कर आपके बीच लाए हैं। और आपके जीवन में एक नया उभार देखने को मिली। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से हमने क्या सीखा? और यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ी सी लेते हैं, थोड़ी सी ये क्या करते हैं, हम लोग जैसे चावल का भी सेवन करते हैं, चावल लेते हैं। और उसके साथ साथ ये दही के बहुत शौकीन थे, तो दही भी थोड़ी लेते थे। और उसके बाद थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं तो वहीं अगर 3 टुकड़े की बात किया जाए, तो मैंने चर्चा किया था आपको कि 3 टुकड़ा, जैसे हम कहते हैं कि सर फिश बोले तो मछली का टुकड़ा लेते थे। इनके खान पान इस तरह से था। इसके बाद हम देखते हैं, इनके बाद हम देखते हैं कि वह के लिए निकल जाते थे। किसके लिए? कोर्ट जाने के लिए निकल जाते थे, यानी कि अदालत चलते थे। और वहां अदालत जाने के बाद अदालत जाते थे। और इसकी जीवन शैली में हम देखते हैं कि ये कोर्ट पहुंचते थे, नाश्ता करने के बाद ये कोर्ट जाते थे। और कोर्ट जाने के बाद इसके बाद क्या नंबर आता था कि ये, हम देखते हैं कि जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, जामा मस्जिद।
और इस मस्जिद में देखते हैं कि किताबों की ढेर लगी हुई थी। किताबों की गली कहनाए जाने वाला किताबों की गली कहे जाने वाला जामा मस्जिद में ये नई नई किताबें खरीद कर लाते थे, लाना और साथ ही साथ पढ़ना भी। हम यहाँ पे एक चीजें देखते हैं कि 2-3 महीना बीत जाता है, हमारी एक किताब समाप्त नहीं होती। और इनके देखते हैं कि डेली कोर्ट पहुंचने के बाद डॉक्टर अंबेडकर सीधे जामा मस्जिद की तरफ एक गली हुआ करती थी, वहां किताबों का भंडार हुआ करता था उस समय के में। और वहां पहुंचते हैं और उनके हाथों में देखते हैं तो किताबों की थैला हुआ करता था। मैंने इसलिए चर्चा किया मेरे दोस्त की इनके एक अनुयायी जो मिलते हैं और उनके लाइब्रेरी में देखते हैं कि 8,000 किताबें थी। 8,000 किताबें कम नहीं होती। इतना ही नहीं, मृत्यु के दौरान देखा जाता है कि इनकी लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हो चुकी थी। और डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को दुनिया के किसी भी किताब को अगर पढ़ना है तो मेरा लाइब्रेरी में आए। और डॉक्टर अंबेडकर इस तरह से किताबों के ढेर लगाने के साथ साथ इनकी एक दिनचर्या में ये था, क्या था सर, कि कोर्ट जाना, कोर्ट से वापस आना, कोर्ट से वापस आना, और वापस आने के बाद हम देखते हैं किताबों का ढेर लगना। और जैसे ही अगर अपने घर आते थे तो इधर उधर की बातें नहीं करते थे, सीधे अपने सर स्टडी रूम में एंट्री करते थे सर, बोले तो प्रवेश। इनकी जीवन शैली इस तरह से कुछ बीता। कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी पे देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की जीवन शैली इस तरह से बन चुका था। साथ ही साथ एक अंग्रेज अधिकारी होते जिन्हें कहते हैं कि इनके कुत्ता पालना बहुत शौक था और साथ ही साथ बागवानी। और इनका बागवानी इतना जबरदस्त था कि उस टाइम अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार में उस तरह से बागवानी देखने को कहीं नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, देवी दयाल लाल जी बोलते हैं कि 3 सितंबर 1944 की बात है। देवी दयाल जी लिखते हैं, और देवी दयाल जी कहते हैं कि वह दिन था 3 सितंबर 1944 की। और यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर छुट्टी पर थे। और छुट्टी पे होने के नाते यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर खुद ही भोजन पकाते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं। बहुत ही इनको पसंद था। और यहाँ पे देखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर की अगर भोजन में देखा जाए, डॉक्टर अंबेडकर के भोजन में तो यहाँ पे देखा जाता है कि मूली क्या है, तो मूली और साथ ही साथ मूली के साथ साथ पत्तेदार जो था, पत्तेदार चौराई बोले तो इनको बहुत ही पसंद था, बहुत ही पसंद था। और उस टाइम देवी दयाल जी कहते हैं कि 1944 में 30 सितंबर के दिन इनसे मुलाकात होती है और देखते हैं कि बहुत ही जबरदस्त खाना बनाने में समय लगाए थे 3 घंटा। 3 घंटा समय लगा सर खाना बनाने में, वह खाना इतना जबरदस्त बनता था।
क्योंकि जिस काम में ये लगते थे बहुत बारीकियों से ये कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके एक संबंधी जिनका नाम रहता है सुदामा, और सुदामा की कहानी सुनेंगे सर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जब ये पढ़ाई करते थे तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करता था, कोई नहीं करता था डिस्टर्ब। और इनके खाना इनको देखभाल करने के लिए देखा जाए सुदामा नाम के एक लड़का था, सुदामा नाम के एक जो लड़का था इनकी देखभाल के लिए। इनकी घटना बहुत ही रोचक देखने को मिलती है, और यहाँ पे देखते हैं देखभाल करना। एक पार्टी में सुदामा कहीं पहुंच जाते थे, और उस पार्टी में देखते हैं कि देर हो जाती रात हो जाती है। तो सुदामा जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर पढ़ रहे हैं और उन्हें जगाना गेट खुलवाना उचित नहीं है, और डरते भी थे। और एक यहाँ मानवीयता देखा जाए कि सुदामा रात में गेट नहीं खुलवाते हैं। क्या है सर? गेट नहीं खुलवाते हैं, और गेट नहीं खुलवाने के साथ साथ नहीं खुलवाते हैं, और पूरी रात देखते हैं कि पूरी रात उस गेट पर ही सो गए। डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं कि आधी रात में जब पढ़ाई करने के दौरान बाहर निकलते हैं टहलने के लिए, आधी रात में सर, आधी रात में डॉक्टर अंबेडकर जब निकलते हैं तो देखते हैं कि सुदामा सोया हुआ है। सुदामा को जगाते नहीं है। अपने जब सुबह में उठता है तो सुदामा देखता है कि उनके शरीर पर कोट पड़ा हुआ था। कोट बोले तो जैकेट डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा डाला हुआ था। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर सुलझे हुए व्यक्तियों में से एक थे। और इतना ही नहीं, हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या होती है कि 31 मार्च 1950 की बातें हैं। 31 मार्च 1950 की बातें हैं, बहुत इंपोर्टेंट बातें हैं जो भारतीय इतिहास में एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? तो सर 31 मार्च की घटना इनको और अचंभित कर देती है। इन्होंने देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर डायरेक्टली क्या करते हैं, गीता का क्या करते हैं, तो गीता का आलोचना कर देते हैं। और जैसे ही आलोचना करते हैं, आलोचना करना मामूली सी बात नहीं रहती है। और डॉक्टर अंबेडकर गीता की आलोचना के साथ साथ कहते हैं यह जो था गीता में दे रहा है भेदभाव पैदा करता है, भेद प्रदान करता है, यह सिखाने का काम करता है हमारे समुदाय को। सर हमारे समुदाय को तोड़ने की बात करता है, हमारे समुदाय को जो गीता है तोड़ने की बात करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि गीता के समर्थक हिंदू समाजवादी कहते हैं कि इसके बदले आप चुप रहिए, और इसके बदले मैं क्या करता हूं, तो कहा जाता है कि 10 लाख रुपया दे दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है, लेकिन चुप रहिए, गीता की आलोचना ना करिए। डॉक्टर अंबेडकर कहाँ चुप होने वाले, और इस तरह से देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर बढ़ चढ़कर इन्होंने गीता की जो था आलोचना किया।
आलोचना जारी रखा, क्योंकि हर तबके से ये देख रहे थे कि इनके साथ क्या चल रही है, क्या भेदभाव हो रहा है। अगर इनकी थोड़ी मनोरंजन पर बातें कर लिया जाए तो देखते हैं इनकी मनोरंजन क्या थी, इनकी मनोरंजन क्या थी। और हम देखते हैं कि इनकी मनोरंजन में अगर देखा जाए, मनोरंजन में सर डॉक्टर अंबेडकर की अगर मनोरंजन की बात करते हैं तो ये मनोरंजन में ये घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर निकलना। फिर आपके दिमाग में बनेगा सर बाहर नहीं निकलते तो फिर क्या करते थे, तो वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, अपने जीवन के अंतिम अगर देखा जाए पड़ाव में डॉक्टर अंबेडकर वायलिन बजाना सीखना प्रारंभ कर दिए थे। वायलिन बजाना शुरू कर दिए थे। इनकी जो संबंध था मनोरंजन मात्र एक ही था, जिसे हम बोलते हैं बुक। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की दिनचर्या एक ही कि सर कोर्ट से आना, अदालत से आना और सीधे अपना स्टडी रूम में प्रवेश करना, स्टडी रूम में एंट्री करना, प्रवेश करना। क्योंकि एक लड़का जो उसके स्टडी रूम में 35,000 होने का आशय ये कहा समझते हैं कि जब हम मनोरंजन करेंगे तो क्या 35,000 बुके पड़ जाएंगे। इस तरह से इनके विकास के लिए एक मनोरंजन का साधक था तो मात्र एक था वायलिन, और साथ ही साथ अगर उसके साथ और चीज देखा जाए तो कुत्तों के साथ, अब ये कुत्ता पालना बहुत पसंद करते थे। और एक विडंबना एक बनती है क्या कि सर एक बार की बात होती है, इनका जो कुत्ता टॉमी रहता है इसके मौत हो जाती है, और जैसे ही इसकी मौत होती है डॉक्टर अंबेडकर जो रहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही रोते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बहुत रोते हैं। और इस तरह से देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की लगाव जो थी कुत्ता से इतना बढ़ चुकी थी, डॉक्टर अंबेडकर की जो लगाव था इतना बढ़ता था कि रोना प्रारंभ कर दिए थे। इनके मनोरंजन का साधक देखा जाए तो ये चीजें हैं। हम लोग देखते हैं कि 2 घंटा का पढ़ाई कर लिए, हम देखते हैं कि क्रिकेट खेलना पसंद करने लगते हैं, बाहर घूमने लगते हैं, मूवी देखने लगते हैं, इंटरटेनमेंट सॉन्ग सुनने लगते हैं। लेकिन एक तरफ अगर महान व्यक्तित्व बनना है तो हम प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी को देखना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि हम 10 किताबें, 18 किताबें, 20 किताबें नहीं पढ़ पाते हैं साल भर में, और इन्होंने 35,000 किताबें पढ़ रखा था। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि 1920 में 1920 में एक संस्था की स्थापना करते हैं, जिस संस्था का नाम था बहिष्कृत हितकारिणी। आशय सर हम समाज से बहिष्कृत हो गए हैं, तो उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए 1920 में डॉक्टर अंबेडकर क्या करते हैं देखेंगे। अभी हम 1920 तक पहुंचे हैं और हम पहुंचने का प्रयास करेंगे 1991 1990-91 तक डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न किस तरह से मिलता है, उनकी जीवन शैली, उनकी मृत्यु तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो देखे रहेंगे दोस्त, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है
लेकिन आपके जीवन को बदल देने की घटना को हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। देखेंगे समाज के जो दबले कुचले लोग थे, और शायद आप लोग थोड़ी पकने के प्रयास कर रहे होंगे, तो इसी पर मुझे डॉक्टर अंबेडकर पर ही डॉक्टर अंबेडकर पर मुझे एक शेर याद आता है जो आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं सर कि 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं, हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं। हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं, किसान के ही बेटे सरहद पर जान देते हैं, बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं, बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं। एक दलित महार छोटी कास्ट की जाति से उठकर लड़का आता है, और हम देखते हैं कि 1920 में एक समाज की स्थापना करता है, जिस समाज ने ही निकाल रखा था, जिसका नाम रखते हैं बहिष्कृत। बहिष्कृत हितकारिणी हितकारिणी संगठन बनाने का ये प्रयास किए 1920 में ही। क्योंकि जब हम समाज के मुख्य धारा से सर, समाज के अगर मुख्य धारा से हम वंचित हैं, हम सामाजिक रूप से सर, सामाजिक रूप, आर्थिक रूप से, वह राजनीतिक रूप से हम क्या हैं सर, तो हम पिछड़े हुए हैं। और जब हम पिछड़े हुए हैं, हमारी समाज ही क्या हुई है, पिछड़ी हुई है, तो हम उस समाज को बढ़ाने हेतु कार्य करेंगे। और इतना ही नहीं, यहां देखा जाता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तो कार्य किया, लेकिन इसके साथ ही साथ महिलाओं के हित में भी इन्होंने कार्य किया था, महत्वपूर्ण कार्य करने का कार्य किया था। जैसे कि उस समय कहा जाता था कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे, अगर महिलाएं जो थी अपने पैरों को, अगर देखा जाए, अपनी पैरों को साड़ी से ढक नहीं सकती थी, ढक नहीं सकती थी, इतना मनाही था। लेकिन महिलाओं के हक के लिए आगे आए तो डॉक्टर अंबेडकर आए। डॉक्टर अंबेडकर आगे आए। इसके बाद हम घटना देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख आत्मकथाएं हैं, और किस तरह से आत्मकथाएं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ही इंपोर्टेंट बनेगा, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे सर्वप्रथम कि इनकी प्रमुख जो आत्मकथाएं हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, देखेंगे। प्रमुख रचनाएं, और प्रमुख रचनाएं में हम देखेंगे कि पहला अगर बनता है तो इनकी आत्मकथा जिसे हम कहते हैं कि 1935 में और 36 के 1935-36 में एक अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर अ
वीजा जो 1935 व 36 में जिनकी थी आत्मकथा लॉन्च किया था, यानी कि प्रकाशित किए थे। और इस आत्मकथा अगर की बात किया जाए तो इसमें व्याख्या करने का प्रयास किया कि जिस हमने गायकवाड़ के यहां रह के क्या किया, तो हमें छात्रवृत्ति मिली और उस छात्रवृत्ति से हमने एजुकेशन को आगे बढ़ाया और उसी गायकवाड़ के यहां हमने भी क्या किया, नौकरी भी किया और उस नौकरी में हमारे साथ जो भेदभाव हुआ उसकी भी चर्चा किया और विदेश यात्रा की भी बातें लिखी उन्होंने। विदेश यात्रा के दौरान जो उनकी संपूर्ण जीवनी थी इस पर लिखने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट जो बनता है क्वेश्चन कि 1946 में हु वर द शूद्र नामक एक पत्रिका लिखते हैं, यानी कि 2 नंबर अगर देखा जाए तो पत्रिका में, क्योंकि उनको शूद्र कहा जाता था तो उसी पर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम रहता हु वर द शूद्र। शूद्र कौन है और हम देखते हैं कि शूद्र कौन है, इस पर इन्होंने बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया कि जो शूद्र है ना, शूद्र छोटा कास्ट नहीं है सर, वही क्षत्रिय से निकलकर बना है, क्षत्रिय से निकलकर ही शूद्र बना है। यहाँ पे इस अगर देखा जाए तो 1946 में ये किताबें लिखी थी। इसके बाद हम देखते हैं 1917 में हम देखते हैं नेक्स्ट कि कास्ट इन द इंडिया 1917 में अगर तीसरी अगर बुक देखते हैं 1917 में, और 1917 में एक बुक भी प्रकाशित करते हैं, उस बुक का क्या नाम रहता है, तो उस बुक का नाम रहता है कास्ट इन द इंडिया। कास्ट इन द इंडिया। भारत में सर जाति कितनी बढ़ा चढ़ाकर जातिवाद को देखा जाता है, इस पर 1917 में हम देखते हैं कि ये बुकें लिखते हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि 1917 में हम गांधी देखते हैं कि अहम भूमिका निभाता है और गांधी को देखते हैं कि ये महान नेता बन के उभरते हैं। गांधी जिसकी शुरुआत करते हैं हमारे ही बिहार से, और हम उस बिहार से संबंध रखते हैं जिस बिहार के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही जिला जिसे सिवान कहते हैं वहां से संबंध रखते हैं। लेकिन चंपारण की बात किया जाए सर, चंपारण से ही एक नेता बन के उभरते आते हैं डॉक्टर गांधी। और गांधी और अंबेडकर के बीच जो असहयोग मतभेद था इस पर हम डालने के प्रयास करते हैं। लेकिन और यहाँ पे देखते हैं आगे बढ़ेंगे, कंटेंट ज्यादा है और आप सबको हम प्रदान करना चाहते हैं कि कम समय में हम आप लोग को ज्यादा कंटेंट देने का प्रयास करें। तो देखते हैं कि 1948 में एक और उनकी पुस्तकें निकलती हैं जो 4 नंबर था पुस्तकें 1948 में,
और 1948 की जो पुस्तकें निकलती हैं, 1948 में जो पुस्तकें निकलती हैं, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, ये किताबें लिखते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में हमारे नायक, गरीबों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका रहती है, यहाँ पे हम प्रकाश डालते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं जिसे आप सबको बेसब्री से इंतजार था कि संविधान में अंबेडकर की योगदान। हेडिंग क्या बनेगा? संविधान बोले तो सर कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो संविधान, और संविधान में अंबेडकर की क्या करेंगे सर, भूमिका क्या रही, भूमिका को जानने का हम प्रयास करेंगे डॉक्टर अंबेडकर की। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो मेरा हेडिंग बन रहा था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और अंबेडकर की भूमिका। मेरी क्लास नेक्स्ट आने वाला है बेसिक लेवल से हर एग्जाम्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बनेगा ही, साथ ही साथ यह कोर्स अगर मेरी क्लास बनेगी तो यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, यानी कि पीसीएस यूपीएससी लेवल का कांस्टेंट ये क्लास देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब जो है यूपीएससी एस्पिरेंट है और हम जानते हैं बारीकियों को कि क्वेश्चन कहाँ से बनाने का प्रयास करता है। वहां से बेसिक लेवल से हाई लेवल तक हमारी क्लासेस होगी, जो ईआईसी प्रयागराज के प्लेटफॉर्म पर आपको सबसे पहले यूट्यूब पर प्रदान करने जाने वाला ये क्लास आपके ईआईसी प्रयागराज के प्लेटफॉर्म पर मिलने का प्रयास करेगा और मिलेगा ही। यहाँ पे देखते हैं कि एक महान व्यक्तित्व होते हैं केवी राव। क्या सर, यहाँ पे पॉइंट बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने कॉपी और कलम को स्टार्ट करिए लिखना, और कहते हैं सर केवी राव। आप जानते होंगे कि संविधान के जनक हम जानते हैं तो कहते हैं कि अंबेडकर हैं, लेकिन वह कौन ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बता दिया कि सर भारतीय संविधान के जनक वह जननी भी, माने माता वह पिता भी कौन है, तो डॉक्टर अंबेडकर है। तो भारत संविधान की हम देखते हैं, अरे यार कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जनक वह साथ ही साथ जननी तो वह है डॉक्टर अंबेडकर। कौन है सर? डॉक्टर अंबेडकर। और डॉक्टर अंबेडकर जिसे हम नाम देखते हैं कि जिनके पास मात्र नहीं 32 डिग्रियां प्रदान थी। देखते हैं कि 32 क्या थी, तो डिग्रियां इनके पास थी। डिग्रियां प्रदान थी। तो केवी राव जी बताते हैं कि भारतीय संविधान के जनक और साथ ही था जननी माता कौन है, तो यहाँ पे देखते हैं कि माता और पिता, और माता ये भी दोनों हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं तो साल आती है 1946, जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। और यहाँ पे थोड़ा फोकस डालेंगे,
इतिहास के पन्नों में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के साथ साथ कुछ इतिहास की बातें जानने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट मेरा अगर टॉपिक बन रहा है तो देखते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 और कैबिनेट 1946 के साथ ये क्या होता है सर, भारत आगमन होता है। और इसी भारत आगमन पर हम देखते हैं कि अब कि यहाँ पे चुनाव होता है और उस चुनाव में अगर देखें तो ज्यादा मैं फोकस डॉक्टर अंबेडकर पर कर रहा हूं, इसलिए देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो लड़ते हैं मुंबई से, क्योंकि जो कैबिनेट मिशन आता है तो सर दो चीजें का आता है। क्या कह रहा था कि कह रहा था कि 389 वाली जो सदस्य होंगी 389 वाली जो संविधान सभा के सदस्य होंगी और साथ ही साथ जो 14 बोले तो 14 जो सदस्य होगी अस्थाई सरकार चलाएगी। अच्छा ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के ही आधार पर संविधान बनाना प्रारंभ होता है, चुनाव भी होता है। तो जुलाई 1946 में चुनाव होता है और यहाँ पे अगर डॉक्टर अंबेडकर ये मुंबई से चुनाव लड़ते हैं और एक तरफ देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर के पूरे अगर देश की नेता को बात कर लिया जाए महोदय, नेता लग चुके थे कि डॉक्टर अंबेडकर हर हाल में मुंबई की सीटों से जीतकर संविधान सभा में न जाए। बड़े से बड़े नेता महाराष्ट्र के हुए, पूरे भारत के हुए, गांधी हुए, नेहरू हुए, सुभाष तो नहीं, अगर देखा जाए नरम दल गरम दल के कुछ और नेता हुए कि उनको विरोध किए। अच्छा, जो हिंदू समुदाय के थे, मुस्लिम समुदाय के थे, हिंदू समुदाय के थे, और यहाँ पे देखते हैं पुरजोर यहाँ कोशिश किया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं सर मुंबई के सीट से हार जाएं और ये क्या होते हैं, हार जाते हैं। और लेकिन ये कई इस तरह से देखा जाए कई प्रकार से कई शिफ्ट में चुनाव हो रहा था। तो सर जब यहाँ पे हार इनकी हो जाती है तो डॉक्टर अंबेडकर क्या करते हैं, जो बंगाल का क्षेत्र था सर, बंगाल का क्षेत्र था जिसे हम कहते हैं, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो था पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन उस टाइम बंटवारा नहीं होता है तो यहाँ से किस सीटें से ये चुनाव लड़ते और चुनाव यहाँ पे लड़ते हैं। तो यहाँ पे देखे जाता है कि चुनाव में इस तरह से देखा जाता है तो मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय था और मुस्लिम समुदाय में ज्यादा सीटें थी, ज्यादा लोग थे। और यहाँ पे देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय में उन्होंने सपोर्ट किया, यहाँ पे समर्थन प्राप्त करते हैं और समर्थन प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर क्या करते हैं, तो जीत हासिल करते हैं और जीत हासिल करते हैं तो हम देखते हैं इस प्रकार जीत जाते हैं। लेकिन विडंबना एक देखने को और मिलती है, क्या देखने को मिलती है कि यहां से जो क्षेत्र जीते थे तब तक आता है सब 14 अगस्त और 1947 और 1947 को हम देखते हैं कि सर माउंटबेटन के द्वारा
माउंट बेटन के द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्र का विभाजन हो जाता है। सर विभाजन हो गया, और जैसे ही विभाजन होता है तो दो राष्ट्र बन के आते हैं, और दो राष्ट्र बन के आते हैं तो देखते हैं एक तरफ देखते हैं पूर्वी पाकिस्तान जो था उस टाइम, जो वर्तमान में देखा जाए तो बांग्लादेश का निर्माण हो चुका है, वहीं से सीट चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पे सीट समर्थन प्राप्त होता है मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग के यहाँ देखते हैं कि जीत हासिल कर देते हैं। साल आ जाती है 1947, और 1947 में एक राष्ट्र बनता है। तो 1947 में देखते हैं एक पाकिस्तान, तो एक तरफ देखते हैं भारत तो था ही। फिर जो क्षेत्र था पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में चला जाता है, ये तो नहीं चाहते हैं, ये तो भारत में थे। और फिर विडंबना बन जाती है कि फिर इनकी सदस्यता फिर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि हट जाती है। और यहाँ पे देखते हैं एक चीज और बन रहा था जो आपके एग्जाम्स के लिए फैक्ट के रूप में बन रहा था, तो लिखने का प्रयास करिएगा कि सबसे पहले एक पाकिस्तान जो चीज आ रहा है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो शब्द है यहाँ पे देख लीजिएगा, पॉइंट बनता है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल देखते हैं पाकिस्तान जो शब्द है वो देता है एक छात्र जिसका नाम रहता है चौधरी रहमत अली। और चौधरी रहमत अली छोटा मोटा आदमी नहीं रहता है, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र रहता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। और विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते यहाँ पे देखते हैं कि एक पाकिस्तान शब्द नाम देता है। लेकिन सर एक क्वेश्चन और बनेगा कि पाकिस्तान की अगर मांग की बात किया जाए तो कब किया जाता है, तो पाकिस्तान की अगर मांग होता है तो हम देखते हैं कि 1940 में पाकिस्तान की मांग 1940 में होता है। और किसके समर्थन में, किसके नेतृत्व में, किसके अध्यक्षता में, तो देखिएगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1940 में ये मांग होती है तो अध्यक्षता होता है मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद जिन्ना। और इस जिन्ना का नेतृत्व कहाँ होता है, तो हम देखते हैं कि कराची में होता है, कराची अधिवेशन में होता है, और वहां पे देखते हैं कि मांग होता है पाकिस्तान की। ठीक है, तो अब इनकी जो सदस्यता पूर्वी पाकिस्तान में चली, तो फिर होती है कि सर अब डॉक्टर अंबेडकर की अगर बात किया जाए, डॉक्टर अंबेडकर की बात किया जाए तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को रहना अब अनिवार्य हो गया, डॉक्टर अंबेडकर का रहना अनिवार्य हो गया। फिर मच गई पूरे संविधान सभा में कि एक तरफ जहां देखा जा रहा था, क्योंकि 27 अगस्त 1947 को संविधान बदलना प्रारंभ हो जाता है और इनकी सदस्यता भी रहनी चाहिए राज्यसभा में, लोकसभा में। तो फिर हम देखते हैं संविधान सभा के अगर परामर्शदाता के रूप में देखा जाए, संविधान के परामर्शदाता के रूप में, तो इनका एक नाम आता है महान व्यक्तित्व एम.एन. राव। आप जानते होंगे कि एम.एन. राव जो थे बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ज्यादा, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की तुलना होती थी उस टाइम अगर देखा जाए तो इनको हम परामर्शदाता के रूप में हम देखते हैं। ये जो था संविधान जो सभा थी ना सर, संविधान जो सभा थी इसके ये सदस्य नहीं थे, और ये जो प्रारूप समिति थी उस समिति के भी सदस्य नहीं थे, किंतु इनकी बाहर से योगदान था। फिर प्रेशराइज बनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, क्योंकि ये लोग विरोधी हुआ करते थे ना। हाँ, विरोधी होने के बाद यहाँ पे देखा जाता है कि एम.एन. राव अगर देख लेंगे
MN राव की जगह BN राव इनका नाम होगा। यहाँ पे देखेंगे मिस्टेक एक हो रहा था, BN राव। अगर इनकी बात किया जाए पूरा अगर नाम का ना सर, बेनेगल नरसिंहम राव था। बेनेगल नरसिंहम राव लिख लीजिएगा, वेनेगल नरसिम्हा राव इनका नाम था। और ये दबाव बनाते हैं, क्या बनाते हैं सर, दबाव बनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर ये भूमिका क्या थी तो सब देखेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब देश की आजादी के समय, देश की आजादी के समय ये अध्यक्ष थे। और किसका अध्यक्ष थे तो देखते हैं दो चीजें कब आती हैं। जेपी कृपलानी भी अध्यक्ष थे। और जब जेपी कृपलानी अध्यक्ष पद से हटते हैं तो 1947 में हम देखते हैं कि अध्यक्ष बनते हैं किसका, कांग्रेस का। कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि इनकी कहीं ना कहीं सीटें दिया जाए सर। संविधान में रहना, संविधान सभा में रहना बहुत अनिवार्य है। तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है बीजी खेर के ऊपर। अब बीजी खेर क्या है सर, आगे पर नाम आता है बीजी खेर। और बीजी जो खेर थे, और यहाँ पे देखते हैं कि बीजी खेर थे जो बंबई था ना सर, बॉम्बे, उस टाइम वहां के जो राजा थे, राजा के ऊपर दबाव बनाया जाता है। और उस राजा को उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री कहा जाता था। और बीजी खेर उस पर दबाव बनाया जाता है। और बीजी खेर के ऊपर जब दबाव बनाया जाता है तो देखा जाता है क्या कि इनकी एक सीट खाली करने के लिए प्रयास लगाया जाता है। कहां पे तो मुंबई में। और मुंबई में इनकी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए, इनकी सदस्यता को बरकरार रखने के लिए हम देखते हैं कि MR जयकर, क्या है तो MR जयकर नाम के एक व्यक्ति रहते हैं मुंबई में। नाम बहुत सुंदर और काम भी बहुत सुंदर, MR जयकर। सर आप लोग नाम सुने होंगे MR जयकर का, जिसे हम कहते हैं मुकुंद जयकर। क्या कहते हैं, मुकुंद जयकर के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिएगा इनका नाम मुकुंद राव जयकर था, जयकर था। और उस टाइम ये पद पर बने हुए थे सर, क्या पद पर बने हुए थे। और इनके द्वारा क्या हो जाता है तो इस्तीफा दिया जाता है, इस्तीफा, इस्तीफा देने की कार्य किया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर को देखा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को सदस्यता दिया जाता है। राइट, यहां तक क्लियर। चलिए, जब अगर देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर फिर सदस्य बन जाते हैं, गतिविधि चलती है संविधान सभा की। क्या होता है तो संविधान सभा की निर्माण करते हैं। और इस तरह से मुख्य पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब सर संविधान सभा की, जब संविधान का निर्माण कर रहे थे ना सर, निर्माण, उस टाइम देखा जाए तो इन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान से अध्ययन किया, स्टडी किया। और उसके बाद देखते हैं कि ये 10 देशों के संविधान से, 10 देशों के संविधान से ये चीजें लेते हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संविधान में अगर देखा जाए तो संविधान में अगर पूरी अगर लागत की देखा जाए, लागत, तो लागत आप लोग बताएंगे कि कितना था। तो हम देखते हैं कि लागत 63 लाख, उस समय का बात किया जा रहा है कि 63 लाख
293 रुपीज लगभग, लगभग मैं बता रहा हूं यहां लगा था। राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टू द पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है, कि देखते हैं लिखते जाइएगा कि सर ये जो है आप लोग के पीटी फैक्स के लिए भी है, यूपी पीसीएस लिए अगर देखा जाए तो, बीपीएससी के लिए देखा जाए तो, और साथ ही साथ अगर यूपीएससी के लिए भी इंपोर्टेंस बनेगा। क्या बनेगा देखेंगे। अगर पहला क्वेश्चन कि सर 1930, 1931 और 1932, आई मीन सर ये जो 1930 और 31 और 32 में बता रहा हूं, तो देखते हैं कि यूके, और यूके के नाम जैसे बोलते थे नहीं ना, यूनाइटेड किंगडम बोले तो सर इंग्लैंड, और उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री था सर ना, उसका नाम था मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड था, और वह एक गोलमेज सम्मेलन कर रहा था। गोलमेज सम्मेलन प्रतिवर्ष किया जा रहा था, सम्मेलन किया जा रहा था, और उसमें देश के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को ये साथ में बिठाया जाता था, और साथ में बैठाने के बाद इस पर जो मेन चीजें हैं यहाँ पे देखते हैं कि अपने राउंड पर ये प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड करता था, और इस तरह से सुलझने हर बातों का समस्या का समाधान करता था। क्वेश्चन था यूपीपीसीएस हर चीज के लिए इंपोर्टेंट्स के लिए कि सर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले ये पहले व्यक्ति थे, शामिल हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतना ही नहीं, एक और महापुरुष उभर के आते हैं, और जिनका नाम आप लोग जानते होंगे अगर प्रयागराज की धरती में रहते हैं तो, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, नाम सुनी सी लगती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि तेज बहादुर सप्रू के द्वारा इसमें भी तीनों में क्या तो शामिल थे। इसके बाद हम देखते हैं आगे तो सर हम यहां देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में तो शामिल होता है, लेकिन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 2 नंबर पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बोले तो 1931 में, क्योंकि 30 से ये स्टार्ट हुआ था, तो 1931 में एक तरफ उस टेबल गांधी बैठते हैं, क्योंकि गांधी शामिल हुए थे, और एक तरफ देखते हैं कि अंबेडकर थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, और यहाँ पे इनके विचारधाराओं से लेकर असहमति थे, और लड़ने के प्रयास किया, असहमत। इस तरह से लड़ने का आशय यह नहीं हुआ कि तार्किकता के साथ गांधी के जवाब का आंसर दिया, और यहाँ पे तार्किकता के साथ दुनिया असंभव रह गई कि गांधी को मानने वाला हर कोई, और एक ऐसा आया जिसको तार्किकता के आधार पर सही अगर फैक्ट देखा जाए तो जवाब देने का कार्य जो कर रहे हैं अम्बेडकर रहे हैं गांधी के साथ। वहीं यूके में इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नाम जानते होंगे सरोजनी नायडू का,
और सरोजिनी नायडू भी क्या थी, तो गांधी के साथ क्या थी, तो शामिल हुई थी, गई हुई थी। राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पूना जानते होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट बनेगा। और बस थोड़ी ही देर की बात है, आप सबको अब करीब आ चुके हैं, क्लास खत्म होने के करीब, लेकिन फैक्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम बताने के प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि पूना पैक्ट होता है सर, पूना पैक्ट होता है, और पूना पैक्ट की क्या रणनीति होती है, यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे। क्या सर, देखिएगा कि 28 सितंबर 1932 में, कितना सर, 28 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट होता है गांधी वर्सेस डॉक्टर अंबेडकर के बीच। कि क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर सांप्रदायिकता के आधार पर अलग से सीट मांग कर रहे थे, चुनाव हेतु सीट का मांग कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को गांधी कहें कि मैं आपको सीट दे दूंगा, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं। और इस तरह देखते हैं कि गांधी और अंबेडकर के बीच ये सहमति होती है। डॉक्टर अंबेडकर अपने बातों पर अड़े रहते हैं। इसी दौरान देखते हैं कि गांधी क्या होते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। और सर देखेंगे यहाँ पे अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जैसे ही गांधी अनशन पर बैठते हैं और इनकी स्वास्थ्य को लेकर विषम स्थितियां उत्पन्न हो जाती। अब यहाँ पे देखते हैं एक नए नायक के रूप में उभर के आते हैं, तो देखते हैं मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी आते हैं और डॉक्टर अंबेडकर से मनाने का प्रयास करते हैं कि महोदय, अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार आप ही होंगे। अंततः दुविधा में अंबेडकर फंस जाते हैं और कहते हैं अंततः डॉक्टर अंबेडकर मान जाते हैं सर। और पूना समझौता इस तरह से देखते हैं कि गांधी के बातों को मनाया जाता है और अनशन तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आगे क्या कड़ी बनती है सर, देखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन उसी दौरान स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सर 1942। हाँ, आएंगे तो देखते हैं कि 1942 तक 1942 की जो शतक है, किस तरह से देखते हैं कि सर क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में देखते हैं कि समर्थन प्राप्त नहीं करते हैं, यानी कि जो भारतीय नेताएं थे और नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर जो है असहमत थे। आईएन से एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन में पूरी जनता समर्थन प्राप्त कर रही थी, वहीं डॉक्टर अंबेडकर देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर असहमत थे। और असहमत का अर्थ यह हुआ, असहमत का अर्थ हुआ कि इन्होंने भाग नहीं लिया। और भाग जैसे नहीं लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि 8 अगस्त 1942 जीरो आवर, जिन्हें देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सर ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है कि जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, कांग्रेस के हों या अन्य दल के हों,
चलता है ऑपरेशन जीरो आवर, और रात्रि में ही 0 आवर चलता है, और जितने भी कांग्रेस के नेता रहते हैं उन्हें नजरबंद कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे देखते हैं अहम भूमिका, जब गांधी करा रहे थे तो सर गांधी को आगा खा पैलेस में बंद कर दिया जाता है। गांधी को कहते हैं आगा खा, आगा खा पैलेस में बंदी बना दिया जाता है। और दिन था, हम देखते हैं सर 8 अगस्त 1942। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतरिम सरकार में देखते हैं कि जब पंडित नेहरू, देखिएगा इतने करने के बाद, संविधान की रचना करने के बाद, हमारे डॉक्टर अंबेडकर जो गरीबों के मसीहा जाते हैं उनके साथ भी भेदभाव होता है क्या। और एक तरफ गांधी को देखते हैं कि गांधी क्या करते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने मंत्रियों की जब लिस्ट गांधी को पहुंचाते हैं और उस लिस्ट में डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं रहता है, तो देखते हैं गांधी क्या कहते हैं। कहते हैं नेहरू जी का कि डॉक्टर अंबेडकर की इसमें नाम नहीं है, और डॉक्टर अंबेडकर न रहे यह संभव है। दोनों की जो आइडियोलॉजी सर थी ना, विचारधारा थी, अलग अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक ही था कि भारत की आजादी दिलाना। तो एक तरफ देखते हैं कि जब नेहरू के द्वारा जब लिस्ट जारी किया जाता है सर, लिस्ट जारी किया जाता है, उस जारी किया हुआ लिस्ट में डॉक्टर अंबेडकर की सर, डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं रहता है। इतना करने के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इतने सतत मेहनत के बाद जब संविधान बन के तैयार आज हो जाता है, लागू भी कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को कहता है, जो प्रेमवलम सर कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से हम वहां पे बंधुता और भाईचारा का संबंध स्थापित करने के लिए आज दिनांक हम देखते हैं वहां बताने का प्रयास करता है कि आज दिनांक 26 नवंबर मिति मार्ग शुक्लमी एदत 2006 के अदत के द्वारा हम इस संविधान सभा में आज इस संविधान सभा को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं, जो ये विचारधारा रखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम नहीं रहता है। और यहाँ पे हम सिफारिश की बात करते हैं सर, तो सिफारिश करते हैं गांधी, और गांधी नेहरू से कहते हैं कि यह बनना चाहिए। तो वहां पे देखते हैं कि लिस्ट जारी किया जाता है, जिसे विधि मंत्री बोले तो सर कानून मंत्री बनते हैं, कानून मंत्री बनते हैं। और कानून मंत्री इस तरह से बन के उस संविधान सभा में आते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, विडंबना तो और देखने को मिलती है कि फिर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, और विडंबना देखने को मिलती है मेरे दोस्त कि लोकसभा चुनाव में भी इन्हें हरा दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में भी डॉक्टर अंबेडकर को हरा देने का कार्य किया गया, लेकिन फिर पुनः डॉक्टर अंबेडकर को एलएस बोले तो सर लोकसभा में हार जाते हैं, लेकिन फिर पुनः राज्यसभा से इन्हें क्या जाते हैं तो एमपी बनाया जाता है, संसद बनाने का कार्य किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर हर चीजों का देखकर सामना करते हैं, और अंततः हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की हाल ही में हम देखते हैं कि करेंटली क्वेश्चन बनेगा कि तेलंगाना सरकार, जिन्हें हम देखते हैं कि 125 फीट मूर्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं, उसी डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं, थोड़ा आइडियोलॉजी देखते हैं कि गांधी एक तरफ, वह एक तरफ, अंबेडकर की क्या भूमिका रहती है सर एक तरफ देखेंगे हम गांधी की विचारधारा, तो दूसरी तरफ देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा। और यहाँ पे फैक्ट बन के तैयार होगा दोस्त, यहाँ पे देखेंगे
कि गांधी के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन किया जाता है। वह साल रहता है 1933। 1933 में सर देखते हैं कि गांधी के द्वारा एक पत्रिका का विमोचन किया जाता है जिसका नाम रहता है सर हरिजन। हाँ, हरिजन नाम की एक पत्रिका का विमोचन करते हैं और कहते हैं तो इस गरीबों की मसीहा को, जो दलित वर्ग है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर याद दिलाते हैं उस समय, कब सर, कि कहते हैं कि सर जब आप गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, सपोर्टर हैं, तो जब 1909 में जब मार्ले-मिंटो सुधार आता है, मार्ले-मिंटो सुधार आता है, और उस समय हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जब बांटने का कार्य किया जा रहा था, उस वक्त आप कहां थे? डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की विचारधारा को कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। जो कहते हैं गांधी के द्वारा हरिजन शब्द दिया जाता है और डॉक्टर अंबेडकर मनाही करते हैं और कहते हैं सर क्या, कि जो हरिजन शब्द दे रहे हैं, आप कहते हैं हरि माने भगवान होता है, ईश्वर होता है, ईश्वर होता है, अल्लाह होता है, और जन माने लोग होता है, लोग होता है। यानी कि ईश्वर के आप लोग हैं, आप हमको सांत्वना दे रहे हैं, मुझे सांत्वना नहीं चाहिए। गांधी एक तरफ इसकी आलोचना करते हैं, गांधी की, डॉक्टर अंबेडकर की 1909 की जो मार्लो-मिंटो सुधार आया था, वहां पे सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जा रहा था, वहां तो आप कुछ नहीं बोले। लेकिन यहां देखा जा रहा है कि हम लोग को हरिजन को दिया जा रहा है। लेकिन करेंटली चीज आपको बताने के प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, कि सुप्रीम कोर्ट की एक दलीलें आ चुकी हैं, और उस दलीलों का नाम क्या होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके जानकारी के लिए सर बहुत ही इंपोर्टेंट बनेगा, कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, कि जो हरिजन शब्द है ना सर, हरिजन शब्द आप यूज नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और यहां पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आती है, क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि सर बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आता है, किस भाग में आता है। यहाँ पे देखते हैं सर कि सुप्रीम कोर्ट पर भाग की बात किया जाए 5 में आता है, और उस 5 भाग का नाम होता है सर संघ। अच्छा, संघ। तो फिर इतना तो बता दीजिए, मुझे इतना तो बता दीजिए कि किस आर्टिकल तक है। तो सर कहता है कि ये आर्टिकल, इस पेज नंबर की बात करते हैं सर, 52 से लेकर 151 तक तो दिया गया है। अच्छा, हाँ। तो फिर कहता है कि सर सुप्रीम कोर्ट की अगर थोड़ी फोकसांतर करें, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में स्थापना करने की बात करता है। तो सर कहता है कि 147 में है क्या, 124 में है क्या, यानी कि 124 से लेके 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से ही क्वेश्चन बनेगा सर कि वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो, वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के रूप में सर, सीजीआई के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए ठीक है, तो यहां पे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के रूप में जो 50वें नंबर के हैं सर, 50वें नंबर के हैं, जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ महोदय, चंद्रचूड़ महोदय। आप देखेंगे डीवाई चंद्रचूड़, और डीवाई चंद्रचूड़ का अगर आप लोग पीसीएस लेवल का क्वेश्चन बना देगा, क्या बनाएगा सर, कि इनका पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम बताएगा तो कहेगा कि धनंजय यशवंत राय, सॉरी क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम था। और एक क्वेश्चन एक और बनेगा कि सर 49वें नंबर कौन थे, ये भी तो क्वेश्चन बना देगा, कि कहता है सर अगर 49वें नंबर 49 की बात करेगा,
तो यूएस ललित को आप कैसे भुला सकते हैं सर। और याद करने का तरीका इतना कर लीजिए कि ये 49वें नंबर का थे और 49 डेज ये काम किए थे सर, ये सीजीआई के पद पर थे, ऐसे याद कर लीजिए। और इसके साथ हम देखते हैं कि इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी का सार महत्वपूर्ण रहा। एग्जाम्स के लिए तो थी ही, आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक महान व्यक्तित्व की जीवन धारा को किस तरह से एक छोट जाति से चलकर ये पूरे विश्व में डंका बजाने का कार्य किया, वह थे डॉक्टर भीमराव रामजी देते हैं अंबेडकर। तो आज की सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं और कहते हैं एक चीज पे, एक शेरों के साथ कि जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। जमी पर आकाश पैदा कर, हर कदम पर विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ मेरे दोस्त, मांगने से कुछ नहीं मिलता ऐ मेरे दोस्त। तू अपना एक इतिहास पैदा कर, तू अपना एक इतिहास पैदा कर। जय हिंद,